एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी तक इससे पहले आपने पढ़ा था कि कैसे आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप हुई और किन किन रिसोर्सेज के थ्रू आपको ये बात पता चलती है। रिसोर्सेज के नाम पढ़े थे आपने, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, ठीक है। और इसके अलावा सर्वे किसने शुरू करवाया, यानी कि कुल मिला के वो आपको बेसमेंट दिया बताया गया था कि कैसे आपकी ब्रिटिश एंट्री हुई, सबसे पहले उन्होंने क्या क्या डेवलप किया, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से उनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। The death of Mughal emperor is counted as the beginning of the modern period in India। किस मुगल एम्परर की डेथ होने के बाद इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था? एनी गेस? और फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था आपका बंगाल गैजेट था। बंगाल गैजेट था। ये जो टेक ऑफ दिया जाता है आपको, इसको कर लिया करो। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको हम एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे ऊपर डिपेंड है तो। और जो डेथ हुई थी औरंगजेब की, फाइनली डेथ के बाद मॉडर्न पीरियड इंडिया में शुरू हुआ था। ओके, वैसे तो जहांगीर के टाइम पीरियड से ही थॉमस रो आ गए थे धीरे धीरे सूरत में, और अकबर के टाइम पे ही ब्रिटिश आए हुए थे, पर एज अ बस वो विजिटर्स आते थे, ट्रेडर के रूप में आते थे। और जब जहांगीर का पीरियड था तब थॉमस रो आए जिन्होंने परमिशन ली यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, फाइनली औरंगजेब की डेथ के बाद मॉडर्न पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट the discovery of sea route to India by Vasco da Gama, Portuguese explorer, opened up a new possibilities and opportunities for the trade in India. Spices, sugar, indigo, textile were major items to export, as the trade in India proved to be profitable venture. Many European countries started establishing trade links in India with India. The aims of the such mercantile companies which emerged from Portugal, the Netherlands, Great Britain, and the France were to exclude competition by cheap goods and sell them in their country as well as others at the highest possible price. This led to rivalries among these trading countries, eventually leading to bitter trade war. आपको पता है ना, इंडिया की खोज किस, इंडिया तो पहले से था, बट इसके बारे में लोगों को, इंडिया है एक जगह जहां पर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, ये कैसे पता चला? ये सबको पता है कि इंडिया की, जो कहते हैं इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने की थी। जैसे अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, तो ऑब्वियसली बात है वो पहले से था, और सिर्फ लोग उसको जानते थे, ठीक है, सिर्फ वहीं पे रहने वाले जो लोग थे वो जानते थे कि ये हमारा देश है। बट बाहर की दुनिया के किसने जाना? कोलंबस ने जाना। उसी तरह वास्को डी गामा जो था, उसने सी रूट जो था इंडिया तक आने का, कहते हैं इंडिया की खोज उसी ने की। डिस्कवरी ऑफ सी रूट, बाहर के देशों से, पश्चिमी देशों से सी रूट के थ्रू आने का जो था वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर कहते हैं जो खोज करते हैं। उन्होंने नए रास्ते खोले, नए संभावनाएं भारत के व्यापार के साथ की। यहाँ से मसाले, चीनी, नील और कपड़े का जो व्यापार होता था, बहुत सारे जो आइटम्स थे वो यहाँ से एक्सपोर्ट करे। कहते हैं अमरूद जो है वो पोर्टुगीज फ्रूट है। वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो अमरूद अपने साथ लेकर आया था, पहले अमरूद भारत में नहीं होते थे, पोर्टुगीज ये वास्को डी गामा लेकर आया था अमरूद के बीज अपने साथ। ओके, तो नहीं तो पता है हम लोग को अमरूद खाने को नहीं मिलता अगर वास्को डी गामा अपने साथ लेकर नहीं आता।
पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड इन इंडिया, स्पाइसेस, शुगर, ठीक है। इसके बाद एज ट्रेड इन इंडिया प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल वेंचर, जब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो व्यापार है ये लाभ का व्यापार है, ऑब्वियसली बात है, आपको उसके बदले आपको स्पाइसेस मिल रहे हैं, वो भी बहुत कीमती स्पाइसेस होते थे, नील मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है। तो जब लोगों को व्यापार जो भारत में था उससे ये प्रूव हुआ कि ये लाभ का व्यापार है, तो बहुत सी यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखने स्थापित किए, व्यापारिक संबंध रखना स्टार्ट किया। The aim of such mercantile, और जो ये व्यापारी थे इनका मुख्य उद्देश्य था हाँ, तो जो मर्चेंटाइल कंपनी थी जिन्होंने द एम्स ऑफ सच मर्चेंटाइल, यानी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां के जो व्यापारी थे जिन्होंने भारत के, तो उन मर्चेंटाइल कहते हैं आपके ट्रेड और कॉमर्स से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है मर्चेंटाइल। कंपनी जो थी, व्यापारिक कंपनियां जो थी, विच इमर्ज्ड फ्रॉम पुर्तगाल, जो पुर्तगाल से आई थी, जो पुर्तगाल की थी, नीदरलैंड की थी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की थी, उनमें कंपटीशन होने लगा, उनमें संघर्ष होने लगा बाय कंपटीशन बाय चीप गुड्स एंड सेल देम इन देयर कंट्री, कि वो सस्ता सामान खरीदेंगी, भारत से सस्ते सामान को खरीदेंगी और अपने देश चीप बाय चीप गुड्स, और वो सस्ता सामान खरीदना, एंड सेल देम इन देयर कंट्री एज वेल एज अदर्स एट द हाई पॉसिबल प्राइस, और उनको अपने देश जाकर हाई पॉसिबल प्राइसेस में बेचना। दिस लेड टू रिवॉल्वरीज, और इसकी वजह से संघर्ष होने लगा, विद्रोह होना शुरू हो गया इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, और धीरे धीरे इवेंचुअली धीरे धीरे ये जो संघर्ष था ये एक व्यापारिक युद्ध के रूप में बदल गया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established to engage in trade with East and Southeast Asia and India. It was incorporated by the Royal Charter on 31st December 1600. क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी या कब वो स्टैब्लिश हुई थी, तो उसका ईयर है 1600। इसको जरूर ध्यान रखेगा, यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अभी तक डेट के फर्स्ट वो है मेरे लिए, क्योंकि मैंने डेट खुद पढ़ी है, अदरवाइज हमेशा 1600 बताया जाता है कि 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टैब्लिश हुई थी। The company was given exclusive right to trade in the region, that is no other English company could trade here, as early in 1614 the English East India Company acquired concessions to set up its trade in India. It was during this time that Thomas Roe was sent to ambassador to Jahangir's court, where he was granted the permission to set up a factory at Surat. As the company tasted success, more settlements were established in Chennai, Mumbai and Kolkata. Okay, East India Company जो है was established to engage in trade. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार के दृष्टि से की गई थी। इंगेज इन ट्रेड सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, पूर्व और जो पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के मध्य की गई थी व्यापार की दृष्टि से। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द रॉयल चार्टर, और इसकी स्थापना एक रॉयल चार्टर था, एक्ट था, मतलब एक आदेश पारित हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, तब इसकी स्थापना की गई। द कंपनी वॉज गिवन एक्सक्लूसिव राइट, कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए थे कि राइट टू ट्रेड इन दिस रीजन, कि वो इस प्रदेश में अपना व्यापार कर सकते हैं। दैट इज नो अदर इंग्लिश कंपनी कुड ट्रेड, इसके अलावा और कोई इंग्लिश कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। और एज अर्ली और धीरे 1614 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड कंसेशंस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसेशन
कंसेशन करना शुरू किया टू सेटअप इट्स ट्रेड इन इंडिया। और कंसेशन आप जानते हैं थोड़ी छूट के साथ धीरे धीरे भारत में अपना व्यापार स्थापित किया, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ये वो समय था जब थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आया था कंपनी के लिए परमिशन लेने के लिए। सबसे पहली कंपनी सूरत में स्थापित की गई थी। एज द कंपनी टेस्टेड सक्सेस, और बात ये हुई थी कि अगर कंपनी सूरत में सक्सेस होगी फिर कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी, फिर मोर सेटलमेंट स्टैब्लिश किए जाएंगे चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1602 में बनी। द इम्पोर्टेंट फैक्ट्री वर इन मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना एंड द कोचीन। और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग थी जो मछलीपट्टनम चेन्नई में, ठीक है, नागपट्टनम ये भी साउथ में थी, पटना और कोचीन में उसका एस्टैब्लिश की गई। इन द ईयर 1628 में कंपनियां डू कॉमर्सिको द इंडिया which was the trading company from Portugal established trading settlements in Goa। और 28 में ये जो कंपनियां दो कॉमर्सिको द इंडिया जो है कंपनी का नाम है, ये पुर्तगाल की कंपनी थी जिसने गोवा में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की। दमन दीव और कुछ एरिया चेन्नई का भी इन्होंने कवर किया था। द कंपनियां हाउएवर प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, और जैसे ही ये जो कंपनी थी कंपनियां ये अनसक्सेसफुल हुई एंड वाज डिसकंटिन्यूड शॉर्टली आफ्टर, और धीरे धीरे ये कंपनी बंद हो गई। द फ्रेंच अराइव्ड इन इंडिया, उसके बाद फ्रेंच आए इंडिया में जिन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सितंबर 1664 में, यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई 1600 में, 1600 उसके बाद आपकी 1602 में आपकी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर 1664 में फ्रेंच आते हैं, और ये बीच में 1628 में कंपनियां आती है जो गोवा में स्टैब्लिश हुए थे पुर्तगाल के द्वारा। They were under the control of the French government, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रेंच के द्वारा कंट्रोल में थी, यानी उन पर जो भी नियम कानून उनके जो होते थे वो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे। फ्रेंच फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड एट चंद्रनागौर जिसको कहते हैं, उस वक्त ये चंदन नगर था, ये चंद्रनागौर पौंडीचेरी इंडिया में एस्टैब्लिश की गई थी। सिंस द पोर्टुगीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच ऑल वांटेड टू बाय सम सेम गुड्स, वो पोर्टुगीज हो या इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या डच हो, वो सभी एक जैसे सामान को बेचना चाहते थे, एक जैसे सामान को खरीदना चाहते थे। रिवॉल्वरी वॉज इनवाइटेबल, और रिवॉल्वरी संघर्ष को निमंत्रण दे रहे थे। दे वुड सिंक ईच अदर शिप, वो एक दूसरे के जहाज को डुबो देते थे। ब्लॉक रूट्स, रास्तों को ब्लॉक कर देते थे, जो उनके ट्रेडिंग पोर्ट्स के रास्ते होते थे, यानी समुद्री रास्ते जो होते थे उनको ब्लॉक कर देते थे। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज वर वेरी पावरफुल, और इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी ज्यादा पावरफुल थी। हेंस द डच कुड नॉट एस्टैब्लिश देमसेल्फ, इसलिए डच अपने आप को यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाए। फाइनली सोल्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर टू द ब्रिटिश, और उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो ब्रिटिश को बेच दिए। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाई डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री क्यों सेटअप की, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप कॉमन सेंस भी लगाकर इसका आंसर फाइंड आउट करना। ओके, स्नेहा बताएगी। चलिए, एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी, फिर कर्नाटिक वॉर, इसको मैं कंप्लीट कर दूं। इसके बाद इनके बीच में रिवॉल्वरी शुरू हुई। सबसे पहले कर्नाटिक वॉर हुए। बोथ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज द रिवॉल्वरी बिटवीन द इंडियन। ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और पहले भी हमेशा हम साथ में एक साथ मिलकर हम कभी नहीं रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हमारी जो लड़ाई थी उसका फायदा किसने उठाया, फ्रेंच और ब्रिटिश ने उठाया थे। अलाइड, दोनों ने लोगों के बीच में संधि कराना शुरू, अलाइड मीन्स होता संधि कराना, themselves with the
राइवल इंडियन रूलर, जो लड़ाई करने वाले राजा होते थे और उनके बीच में संधि कराई, एंड फॉट 3 वॉर्स, और फिर 3 युद्ध हुए। द ब्रिटिश बिगेन बाय अटैकिंग द फ्रेंच ट्रेड सेटलमेंट्स इन पौंडीचेरी। ब्रिटिश ने फ्रेंच के जो ट्रेड सेंटर्स थे उनमें सबसे पहले पौंडीचेरी में अटैक किया। while the French attacked the fortified British settlements in Madras। उसके बाद ब्रिटिश फ्रेंच ने, fortified मीन्स होता है जो जगह, द डिफेंसिव वर्क एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। उस जगह किलेबंदी जो थी उनकी, जो उन्होंने किला बना रखा था अपने प्रोटेक्शन के लिए, वहां पर उन्होंने अटैक किया मद्रास में। फ्रेंच ने फिर अटैक किया टुगेदर, ऑल टुगेदर, और सब ने मिलकर दे फॉट 3 वॉर, उन सब ने मिलकर 3 युद्ध लड़े जिनको कर्नाटिक वॉर कहा जाता है, बिटवीन 1746 से 1763 तक 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। The Treaty of Paris ended the Third Carnatic War with the defeat of the French to the British। और तीसरा जो कर्नाटिक वॉर हुआ था उसमें पेरिस की संधि हुई थी, जिसके बाद फ्रेंच हार गए थे ब्रिटिश से। द फ्रेंच वर अलाउड टू रिटेन पौंडीचेरी एंड द चंद्रनौगौर, और फ्रेंच को अलाउ किया गया था कि वो पौंडीचेरी और चंद्रनौगौर में ही अपने आप को स्थापित रखेंगे। मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश, और मद्रास पुनः ब्रिटिश को मिल गया, एंड thus they emerged as the main European power in South India। और इसी तरह ये दक्षिण भारत में भी मेन यूरोपियन पावर के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब आप ना ये 3 कर्नाटिक वॉर्स के ईयर अलग अलग करोगे कि पहला कर्नाटिक वॉर कब से कब तक हुआ था, सेकंड कब हुआ और थर्ड कब हुआ। इसमें टीपू सुल्तान ने भी कर्नाटिक वॉर में बहुत अच्छा रोल किया था और इसी में वो मारा गया था। ओके, अब आपका है ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल। इसके बाद इन्होंने बंगाल पर ब्रिटिश ने बंगाल में कंट्रोल करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने साउथ इंडिया को कंट्रोल कर लिया, आफ्टर दैट इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल करना शुरू किया। द बंगाल प्रोविंसेस वाज नोन एज इट्स सिल्क एंड टेक्सटाइल। बंगाल जो राज्य था वो अपने सिल्क और कपड़े के लिए जाना जाता था। इस समय वो जो उस समय इट इंक्लूड बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उस समय इसमें ये 3 राज्य आते थे। जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई, द नवाब असर्टेड देयर पावर ओवर बंगाल। तो जो और नवाब थे वो बंगाल पर अपना अधिकार करने लगे। द ब्रिटिश हैड टू नाउ डील डायरेक्टली विद द नवाब, और ब्रिटिश चाहते थे कि वो डायरेक्टली नवाब के साथ डील करें टू गेट ट्रेड रिलेटेड ग्रांट, और उनको व्यापार संबंधी अधिकार और जो परमिशन है वो मिल जाए। उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ये 3 लोग थे, यानी क्योंकि बंगाल जो था बिहार, झारखंड और उड़ीसा से मिलकर बना हुआ था, तो ये जो तीनों थे वर इर्क्ड बाय द इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्टिफिकेशंस। तो ये जो तीनों लोग थे ये ब्रिटिश और इंग्लिश और जो फ्रेंच का फोर्टिफिकेशन हुआ था, जो उनके बीच लड़ाई हुई थी, किलेबंदी हुई, उन सबको जानते थे। एंड वर आल्सो सस्पिशियस ऑफ ग्रोइंग पावर, और ये अपनी शक्तियों को बढ़ाने को लेकर संदेह में थे कि किसकी शक्तियां बढ़ जाएं। Moreover, they did not like the fact the company had not only gained concession from Mughal ruler, और इसके अलावा ये भी नहीं चाहते थे कि कंपनी सिर्फ इनको कुछ छूट दे, but were also misusing them। Moreover, they did not like the fact, उनको ये तथ्य नहीं पसंद था कि कंपनी had not only gained, कि कंपनी को सिर्फ कुछ छूट ही मिले मुगल रूलर्स की तरफ से, but were also misusing them, और वो उनको मिसयूज भी करेंगे टू amass more wealth, धन कमाने के लिए और ज्यादा मिसयूज करेंगे। और 1756 में ब्रिटिश began reinforcing their fort, और ब्रिटिश ने उनके किलों को क्या करना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया। एंटीसिपेटिंग अटैक बाय द फ्रेंच, इसके बाद फ्रेंच के द्वारा उन्होंने अटैक कराया। दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर द न्यूली क्राउन्ड 20-year-old नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जो थे वो सिर्फ उस वक्त 20 इयर्स के नवाब थे, जिनके जो उस वक्त वहां पर थे, और उनके राज्य में अटैक हुआ। He attacked and seized the British factory at कासिम बाजार, और उन्होंने क्या किया, अटैक किया जब बदले में, और ब्रिटिश फैक्ट्री को कासिम बाजार में बंद करवा दिया।
एक्वायर्ड ऑल गुड्स एंड देन कैप्चर फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम को भी उन्होंने और वहां जो भी सामान था उस सबको जब्त कर लिया था। आगे अब आप पढ़ोगे इसे